कि आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी गई। लोगों को खुलेआम उनके घरों में से उठा के यूपी एसटीएफ सादी वर्दी में बिना नंबर की गाड़ी के लेके जाती है कि नंगे तौर पे बिना कोई इंटर अरेस्ट लॉज को फॉलो करे, बिना किसी तरह के लीगल कानूनों को फॉलो करे, ये यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ सिविल ड्रेस में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के यहाँ दिल्ली के लड़कियों को, दिल्ली के स्टूडेंट्स को वो अगवा कर, अबडक्ट कर रहे हैं। तो मैंने पहली वीडियो देखी थी जो मेट्रो से उठाया गया था, उसमें तो यही था कि कोई भी वहाँ फीमेल पुलिस नहीं थी, जो कि इलीगल है। और आफ्टर 6 आप किसी को उठा नहीं सकते हो, फीमेल ऑफिसर्स को, मतलब अगर फीमेल ऑफिसर नहीं भी है और वुमेन को उठा नहीं सकते हो आप, ये तो रूल है ही। फिर भी उस रूल का उल्लंघन किया गया है यहाँ पे। जो तमाम मजदूरों को भी उठाया जा रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि उनका नहीं गुजारा हो रहा। 500 अभी तो आंकड़े भी पुलिस जो है वो पूरे दे नहीं रही है कि कितने मजदूरों को उठाया गया, कितने लोगों को गायब किया गया। कैसे गिरफ्तार हो गया, कहाँ गिरफ्तार हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ कि बाहर हुआ? अब मैंने सोच में पड़ गया, हमारी आत्मा क्या तुरंत बदल गई। अब मैंने सोच में पड़ गया, हमारी दिमाग में बदलने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इतना होशियार विद्यार्थी होकर के कैसे दुरुपयोग काम किया होगा, कोई बात उसके पास सबूत वारंट होगा। मैम नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं डीएच। आज डीएच की टीम पहुंची है जंतर मंतर, जहां 7 एक्टिविस्ट जिनको पुलिस ने मजदूर आंदोलन के समय गिरफ्तार कर लिया था, उनको छुड़ाने के लिए नारेबाजी चल रही है। आइए लोगों से बात करते हैं कि आंदोलन करने का उनका क्या मकसद है और वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो ये घटना 18 तारीख की है। 18 अप्रैल को मैं मेरे दोस्त का फ़ोन नहीं मिल रहा था। वो रोहिणी के एक अपार्टमेंट में रहते हैं, वो हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं। तो जब उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था तो मैं दोपहर में उनके यहाँ गई कि क्यों नहीं उनका फ़ोन मिल रहा है, वो हार्ट के पेशेंट हैं। तो जब मैं उनके घर पे पहुँची तो पहले से ही वहाँ पे सादी वर्दी में 7-8 लोग, जो अपने आप को यूपी एसटीएफ के लोग कह रहे थे, वो मौजूद थे। जैसे ही मैंने बेल नॉक किया, मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती अंदर पकड़ के अंदर कर लिया। मैं उनसे पूछने लगी कि आप कौन हैं, आप मुझे क्यों अंदर कर रहे हैं? तो बोलने लगे अंदर आओ अंदर आओ। फिर उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, तुरंत मेरा फ़ोन लिया, मेरा आधार कार्ड लिया जो मेरे वॉलेट में उस समय था, और मेरा आधार कार्ड देख के, मेरा नाम नौरीन है, तो उन्होंने मेरी आइडेंटिटी के आधार पर जो सबसे पहला मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि तुम बांग्लादेशी हो। उन्होंने, उनका पहला रिएक्शन नाम देख के उन्होंने ये कह दिया कि आप बांग्लादेशी हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, मैं इस देश में रहती हूँ और मेरा नाम नौरीन है। उसके बाद उन्होंने लगातार मुझे 2-3 बार बांग्लादेशी कह के कहा, और उसके बाद मुझे चुपचाप बैठने को कहा। मैं उनसे लगातार पूछ रही थी कि आप किस लिए आए हैं, मुझे एटलीस्ट अपना ID कार्ड दिखा दीजिए कि मुझे भरोसा आ जाए कि आप पुलिस के लोग हैं, आप STF के लोग हैं, ताकि मैं भी सिक्योर रहूँ कि आप कोई गुंडा नहीं है कोई। क्योंकि आज के समय में कौन किसके घर में किस भेस में, क्योंकि वो लोग अंदर आए थे तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि यूपी STF के लोग हैं। पहले जो बंदा आया वो ये कहा कि हम लोग वाईफाई के लिए आए हैं, फिर दूसरा आया वो बोला हम गैस कनेक्शन के लिए आए हैं। आप किसी के घर में बिना परमिशन के, बिना किसी चीज़ के अंदर घुस रहे हैं ऐसे चोरों की तरह। और उसके बाद वहाँ से हम 7 लोगों को, जिसमें 2 महिलाएं और 5 लोगों को वहाँ से उठा के ले जाती है पुलिस। हम लगातार उनसे पूछते रहते हैं और बिना नेम प्लेट की गाड़ी में। पर किस वजह से? उनका कुछ उससे नहीं कनेक्शन है। वो ये कह रहे थे कि नोएडा के प्रोटेस्ट को लेकर हम लोग छानबीन करें। हमने कहा कि नोएडा के प्रोटेस्ट को लेकर कह रहे हैं, पर हमारा कोई कनेक्शन भी तो होना चाहिए। उस वक्त प्रोटेस्ट में? अच्छा, सबसे मज़ेदार बात क्या है कि मैं इस दौरान, मैं 2 तारीख से लेके और 13 तारीख तक मैं दिल्ली में थी नहीं, मैं अपने होम टाउन बलिया गई हुई थी। उसके बावजूद मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया जाता है। मुझे 2-2.5 घंटे का ट्रेवल करके हमें नोएडा ले जाया जाता है, और नोएडा में हमें किसी पुलिस स्टेशन पे नहीं ले जाया जाता है, हमें किसी अज्ञात जगह पे ले जाके लगातार 7-8 लोग हमसे हमारी आइडेंटिटी, घर वालों के बारे में, हम यहाँ क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती है। और लगातार मुझे मेरी आइडेंटिटी के आधार पर, मतलब वहाँ ले जाके जो इंटरोगेशन के साथ उनका पहला सवाल मेरे से था, वो बोल रहे थे कि तुम बताओ तुम्हारा जामिया से क्या कनेक्शन है। मैंने कहा मैं जामिया में पढ़ी नहीं हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन जामिया से, कौन JNU से? क्या आप किसी की आइडेंटिटी देख के, क्या कोई व्यक्ति कहाँ पढ़ता है ये देख के आप उसको टारगेट करेंगे? बट वो किस बेसिस पे आप तक पहुँचे थे? मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो क्यों वहाँ पे आए थे। अगर मैं अपने दोस्त के घर उसका हालचाल पूछने गई हूँ, हम लोग जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं जेल में, जो लोग अभी बंद हैं, जो लोग मिलने जा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ बताया उनके साथ कस्टोडियल टार्चर हुआ है। हिमांशु को आप जानती होंगी, कई बार उसने बाइट दिया होगा, उसको उसके घर से उठाया जाता है 40 घंटे बाद। कायदे से तो उसको शालीमार बाग से उठाया था तो वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था, लेकिन उसको नोएडा में पेश किया जाता है। उसके इस हाथ और इस उंगली के बीच में लेदर की बेल्ट से मारा गया है।
जिस आदित्य आनंद, जो लड़का 1 लाख रुपए की महीने की नौकरी करता था, जो ये चुन सकता था कि वो IT सेक्टर में ऑफिस में बैठ के AC कमरे में काम कर सके, लेकिन उसने जनता का पक्ष चुना, उसको 15 लोगों ने मिलकर 3 घंटे तक मारा है। सवाल आपसे ये कि जो अभी हिमांशु को लेके ब्लूप्रिंट की बात हो रही है वो किस हद तक सही है? देखिए, ये बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिखने वाले कुछ लोगों को इन्होंने अपनी भर्ती किया है पुलिस में, और वो मीडिया को बताते हैं, और मीडिया तो इसी मोड में रहता ही है। आज जो मीडिया जो कि जोकरों की बारात बन गया है, तो वो इसी मोड में रहता है। उसको कोई फैंटेसी चाहिए, उस फैंटेसी को लेके वो उड़ने वाले घोड़े पे बैठ जाता है। कभी वो स्पेस सूट पहन के अपने स्टूडियो में ही उछलने लगता है और जीरो ग्रेविटी फील करने लगता है। तो बाहियात है ये, इस पे हंसा भी नहीं जा सकता, इतना मतलब पुअर जोक है ये ब्लूप्रिंट। असल में देखिए उनका ब्लूप्रिंट क्या है। हिमांशु भगत सिंह के विचारों को लेके कैंपस में कैंपेन्स करता है, वो पढ़ाने जाता है बच्चों को। वो हिस्ट्री का स्टूडेंट, हंसराज से उसने बैचलर किया, मास्टर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो PhD करके उसको आकृति, जिसको इन्होंने जेल में सड़ा रखा है इतने दिन से, उसको क्या पड़ी है, वो जाके अभी यहाँ पे आगे PhD करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन के अपना पैसा कमाएगी। सृष्टि एक लड़की है, वो जो आर्ट वर्क करती है, आर्टिस्ट है, उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास, वहाँ से बैचलर्स किया है। शांति निकेतन से उसने MFA किया है, और देश के जो उभरते हुए कलाकारों में उसका नाम है, इतने एग्जीबिशंस लगे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उसको उठा लिया है, किडनैप कर लिया है। और उन सारे लोगों को 11 तारीख को ये वायदा करने के बाद, आधे घंटे बाद बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से दिन दहाड़े उठा के ले जाती है। 3 लड़कियों को मेल पुलिस वाले एक बोलेरो में ठूंस देते हैं, और उनके साथ कल यहाँ पे एक दोस्त गई थी हमारी जेल में, और उसमें क्या क्या हुआ है उनके साथ, और वो लेके जाते हैं और बताते नहीं हैं। आप उस रात की वीडियोस देखिए, यहाँ पे उनके घर वाले गए हैं, वो पूछते हैं कि आप लाए हैं तो बताइए तो कम से कम। सर, जब हम बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसे आपने इसको नाम दिया, तो इन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया गया है? हाँ, क्योंकि देखिए बहुत सीधी क्रोनोलॉजी की काफ़ी बात होती है हमारे देश में, तो क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो मज़दूरों की जायज़ मांगों के साथ खड़े होकर अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके उनके राइट को, जो मज़दूर खुद आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं कई बार अपने फैक्ट्री में, उनके लीगल राइट्स के लिए ये लोग उनके साथ खड़े थे। और अगर ये उनके साथ खड़े होते, और जो आदित्य आनंद और रुपेश वहाँ कर रहे थे कि प्लेज दिलवा रहे थे कि हम शपथ लेते हैं कि इस पूरे हड़ताल को शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे, एक हिंसा नहीं होने देंगे, और अगर ये प्लेज उनकी सफल हो जाती और ये हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से चल जाता 2 दिन भी, तो मालिकों को मजदूरों की मांगें माननी पड़ती। हिमांशु दिल्ली में अपने प्राइवेट रेजिडेंस में थे। दिशा छात्र संगठन ने एक सॉलिडारिटी स्टेटमेंट के तौर पे वो इशू किया था, और उसके बाद क्योंकि वो सॉलिडारिटी स्टेटमेंट इशू किया गया था, वहाँ पर उनको प्राइवेट रेजिडेंस में आके हिमांशु को पकड़ा जाता है। अब उन पे पूरा फेक केस लगाया जा रहा है। ये बात की जा रही है कि हिमांशु ने मजदूरों को भड़काया है, और मैं यहाँ पे ये मांग करना चाहूँगा यूपी पुलिस से कि आप एक सिंगल शेड ऑफ एविडेंस दिखा दीजिए। आप मुझे एक सिंगल स्क्रीनशॉट बता दीजिए, मुझे एक चीज़ दिखा दीजिए जो पुलिस ने एविडेंस के तौर पे दिखाए हो सारे 7 एक्टिविस्ट के बारे में जो उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, कि एक भी एविडेंस उनके पास है क्या? मजदूरों को गुड़गांव में अटेम्प्ट टू मर्डर तक का केस लगा दिया है बिना किसी एविडेंस के। तो इस स्थिति में हम जी रहे हैं, हम स्टेट में जी रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की ये हाल है, जहाँ पे सिर्फ आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना, राइट टू असेंबली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, राइट टू ट्रेड यूनियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उस पे बात करना आपको एक अपराधी बना देता है, आपको एक एंटी नेशनल बना देता है, आपको एक पाकिस्तानी बना देता है। ये जो पाकिस्तानी होने का मतलब कनेक्शन होने का आरोप लगाया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, इसकी सच्चाई तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये एक स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है? ये सारे फेक नरेटिव्स बहुत कॉन्शियसली इंटरनेट पे ट्रोल्स के ज़रिए, बॉट्स के ज़रिए, उसके ज़रिए ये फैलाया जाता है। ये ऐसा ही नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, इसके ऊपर बहुत पैसे खर्चे जाते हैं और कॉन्शियसली ये पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग की जाती है। कि अभी हम 7 एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं, और आपने बोला इन्होंने मजदूरों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए बोला। अभी बहुत सारे मजदूर भी जेल में हैं, तो उनके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, और सिर्फ 7 एक्टिविस्ट के लिए हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये प्रोटेस्ट सिर्फ उन 7 एक्टिविस्टों के लिए नहीं है। मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा कि ये प्रोटेस्ट वो हर एक मजदूर के लिए है, वो हर एक मजदूर साथी के लिए है जो अपनी सही मांगों को लेकर
अपनी जायज़ मांगों को लेकर, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मांगों को लेकर सड़कों पे उतर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करने की बात कर रहे थे। वो सारे मजदूरों के साथ हम सॉलिडारिटी में यहाँ पर आए हैं, उन सारे एक्टिविस्टों के साथ भी हम सॉलिडारिटी में आए हैं। तो बिल्कुल ये प्रोटेस्ट उन सारे मजदूरों के लिए है, उन सारे मजदूर भाइयों और बहनों के लिए है जो उनका सिर्फ एक जुर्म था कि वो मांग कर रहे थे कि हमारे घर का गुजारा 10,000 में दिल्ली NCR में नहीं चल सकता है। ये हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये नोएडा में और मानेसर में और देश में जिस तरह से मज़दूरों के आंदोलन उठे हैं और उनका रिप्रेशन हुआ है, उसी के खिलाफ जो रिप्रेशन हुआ है उसके खिलाफ हम यहाँ पे सॉलिडारिटी अपनी पेश कर रहे हैं। और हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने रिप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए मज़दूरों को, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, उनको अनकंडीशनल वो रिहा करें। ठीक है, तो पहला सवाल यही है कि सड़क पे आया ही क्यों गया, यानी कि समस्या प्रशासन की तरफ से है, समस्या श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री और श्रम का जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से है कि वो इन जो फैक्ट्री मालिकों का जो शोषण है, उनका जो बेरोक टोक अत्याचार है, उस पर रोक नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि नेताओं का और कंपनियों का एक गठजोड़ हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कंपनियाँ मालिकों को, नेताओं को चंदा देती है, चंदे के फंड से वो इलेक्शन लड़ते हैं और सत्ता में आते हैं, और इसी तौर पर उनका संरक्षण करने का काम फिर नेताओं द्वारा किया जाता है। और हम 1980s की फिल्मों को देखें जहाँ पे एक मालिक है, बाहर हड़ताल चल रही है, वो मालिक परेशान है हड़ताल से मजदूरों की, और वो फ़ोन करेगा नेता को कि अरे मेरे फैक्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, आप इसको हटवाइए। तो नेताजी कहेंगे हाँ हाँ मैं करवाता हूँ, और पुलिस भेज के उसको वहाँ से हटवाता है। तो इसी तरह का ये पूरा स्क्रिप्टेड चीज़ हमें यहाँ दिखाई पड़ती है कि किस तरह से पूरे तरीके से सरकार और मालिक जो पूंजीपति वर्ग है उनका गठजोड़ है, और मजदूर अपने हक ना ले सकें, अपने अधिकार ना ले सकें, और उसी कारण से ये रिप्रेशन हमें यहाँ दिखाई पड़ता है कि आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। लोगों को खुलेआम उनके घरों में से उठा के यूपी STF सादी वर्दी में बिना नंबर की गाड़ी के लेके जाती है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि बिल्कुल 5 मिनट के लिए हम लोग शांत रहेंगे, 5 मिनट के लिए हम लोग शांत रहेंगे, और हम ये बस बता रहे हैं कि हमारे फोन इसलिए बंद है क्योंकि इल्लीगली बिना सीजर मेमो के कानून है ना कि अगर पुलिस किसी वजह से उनको कोई फोन या कोई सामान सीज करने की जरूरत है तो वो सीजर मेमो देती है, पर बिना सीजर मेमो के सामान लेके लड़कियों को उनको घर से उठा के, और यहाँ स्टूडेंट जिनके माँ बाप है यहाँ पे, उस स्टूडेंट को जो PhD दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज का स्टूडेंट, उसको उठा के, ये माँ है उनकी, ये माँ है उनकी, पढ़ते हुए उसके घर से उठा के ले जाते हैं। मेरी फैमिली को बात करवा दी, हम लोग 5 मिनट इंतजार कर रहे हैं, नारे नहीं लगाएंगे, 5 मिनट हम लोग इंतजार करेंगे पीसफुल। मैं जेल में मिलने गई थी मेरे बच्चे का, उसने देखा उसकी हालत क्या रही होगी, 10 पुलिस वाले उसमें से बेटे को मारे मैंने। इतना तो यूपी पुलिस गिर गई, सरकार यूपी की भाजपा सरकार। और नहीं, और ये सब क्यों हुआ है बताइए, एक बच्चे के साथ जब 10 पुलिस वाले जाके उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही हुई, और ये सब स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, और एक एक नियम कानून की धज्जियां उड़ाई देंगे। पानी दो आंटी को। एक एक जिस बेटे के माँ के साथ होता है उसी को पता होगा कि मेरे बच्चा किस हालत में 24 घंटा रहा होगा। आप लोग तो समझ सकते हैं, जिसके बच्चे को वही समझेंगे। कुछ नहीं, 24 घंटा बाद फोन आ रहा है कि आपके बेटे को अरेस्ट किया, 24 घंटा उसके साथ मार पिटाई की जाती है। कुछ नहीं पता है ना, कुछ किया ही नहीं, मेरा बच्चा गया ही नहीं है, बेटा गया ही नहीं, हिमांशु ठाकुर वहाँ गया ही नहीं, बस 10 मिनट गया होगा, यानी कुछ आरोप नहीं है उसके ऊपर, तो है ही नहीं। वो जो बच्चा गया किया ही नहीं तो उसके आरोप क्या लगाएंगे। आज मैं तो हूँ यूपी के, रहती हूँ उत्तराखंड में। ये बच्चा पढ़ाई यहाँ PhD की तैयारी की पढ़ाई करता है। क्या मांग कर रही हैं? यहाँ मांग कर रहे हैं कि बस बच्चे के ऊपर जो यूपी पुलिस सहारा लगाइए, मेरे बेटे को रिहा करवाइए, और जो भी अगर प्रूफ साबित करवाए कि हाँ वो बच्चा गया है कि नहीं गया है, इतना मैं मांग करती हूँ। बिल्कुल, उसको गिरफ्तार हो गई तो मेरे को कुछ 24 घंटे बाद पता चला कि वो हिमांशु गिरफ्तार हो गया। कैसे गिरफ्तार हो गया, कहाँ गिरफ्तार हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ कि बाहर हुआ? अब मैंने सोच में पड़ गया, हमारी आत्मा क्या तुरंत बदल गई। अब मैंने सोच में पड़ गया, हमारी दिमाग में बदलने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इतना होशियार विद्यार्थी होकर के कैसे दुरुपयोग कर काम किया होगा, कोई उसके पास सबूत वारंट होगा, मेमो होना चाहिए, मेमो होना चाहिए, गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए। उन्होंने जाने के साथ की सभी ना ये जो असली बार बैग से निकल गया। अब उसके दूसरे दिन अब मैं एक रात रहा,
उससे कोई वकीलों द्वारा मैंने फोन करवा करके पता लगाया कि वहाँ तो वो वकील गए, उन्होंने वकीलों से मारपीट कर दिया। वो वकील को हाथापाई करके बाहर हो गए। अब फिर दूसरे दिन मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ करके मैं नोएडा आया। नोएडा से मैंने वहाँ जेलों में गया, सुबह करीब 6 बजे गया। एक झोले में सामान रखा, केला रखा, हाथी पहलवान जैसे सीना लेकर। ये 7 बजे मैंने देख रहा है कि हमारा हिमांशु कहाँ है। वो तो खोल ही नहीं रहे थे, मिलने नहीं देना चाह रहे थे कि नंगे तौर पे बिना कोई इंटर अरेस्ट लॉज को फॉलो करे, बिना किसी तरह के लीगल कानूनों को फॉलो करे, ये यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ सिविल ड्रेस में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के यहाँ दिल्ली के लड़कियों को, दिल्ली के स्टूडेंट्स को वो अगवा कर रहे हैं, अबडक्ट कर रहे हैं। तो आज ज़ाहिरा तौर पे इस पूरे सिनेरियो में दिल्ली के जितने भी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी जस्टिस लविंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सारे ही लोग यहाँ पर जुटे हैं इस चीज़ का विरोध करने के लिए। उन्होंने अगवा किया है कि अरेस्ट किया है? उन्होंने अगवा किया है, इसलिए मतलब मैंने स्पेसिफिकली ये टर्म इस्तेमाल किया। दे डिड नॉट अरेस्टेड, दे डिड नॉट डू द डिटेंशन बिकॉज इट वाज नॉट लीगल। किसी भी तरह के अरेस्ट से पहले आपको उसके रीजंस, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने होते हैं, आपको उसकी फैमिली या फ्रेंड किसी को सूचित करना होता है, एक अरेस्ट मेमो थमाना होता है। कुछ नहीं किया गया। हिमांशु को उसके प्राइवेट रेजिडेंस से अरेस्ट किया गया, एबडक्ट किया गया। 48 आवर्स तक उसका कहीं कुछ पता नहीं था, 48 आवर्स तक। और उस दौरान पुलिस कस्टडी में उसके साथ टॉर्चर किया जाता है, उनके हाथों में लेदर बेल्ट से मारा जाता है। और इस पूरे सिनेरियो में कानून कहता है कि ऐसे किसी भी अरेस्ट में आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को विदिन 24 आवर्स आप पेश करते हैं। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट तो छोड़ दीजिए, 24 आवर्स में भी अरेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। 48 आवर्स, 48 घंटे बाद उनको सूरजपुर में, यूपी के सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाता है। और वहाँ पर भी जब हमारी तरफ से वकील जाते हैं तो इस पूरे सिनेरियो में उनको बिल्कुल ही फर्जी केसेस में फंसाया जाता है। बिना कोई सीजर मेमो के उनके लैपटॉप, उनके आईपैड, उनके कंप्यूटर्स, उनकी किताबें, डायरी, सब चीज़ सीज कर ली जाती हैं। तो मैम आप साफ साफ ये बोल रहे हो कि इन 7 को टारगेट किया गया है, पर क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो वर्कर्स का। क्योंकि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होगा तो ये बाउंड होंगे कि वर्कर्स की डिमांड्स को ये फुलफिल करें। इनको एक बहाना चाहिए था कि वर्कर्स मूवमेंट में किस तरीके से वायलेंस इंसाइट करें, और इस बिना पे उनको एक मौका मिले, उनको एक रीज़न मिले कि वो इस तरीके से दमन कर सके पूरे प्रोटेस्ट का। कैरावन की रिपोर्ट में कई सारे वर्कर्स ने ये सीधे बयान दिया है कि मदरसन कंपनी के बाहर जब नाइट शिफ्ट में वर्कर्स काम कर रहे थे और काम करके वो निकल रहे थे तो यूपी पुलिस ने उनको जबरन अंदर बंद कर दिया, ये कहते हुए कि आप बाहर निकलोगे तो आप लोग प्रोटेस्ट करोगे। वो इतनी देर तक बंद रहते हैं। इसके बाद बाहर बिना कोई वायलेंस के यूपी पुलिस लाठीचार्ज करती है, प्लस महिलाओं को बाल पकड़ के, मेल कांस्टेबल्स, मेल पुलिस अफसर्स बाल पकड़ के खींचते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं, उनको मैनहैंडल करते हैं। और ये खबर जब वर्कर्स तक पहुंचती है तो ज़ाहिरा तौर पे उनके गुस्से को इंसाइट करने के लिए, उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है, फिर इस गुस्से को इंसाइट करने के लिए जिम्मेदार कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हिमांशु के पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्हें यहाँ से ले जाया गया। अभी हम हैं हिमांशु की मम्मी के साथ। मैम, आप इस केस के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं इस केस के बारे में यही बोलना चाहती हूँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया है, अगवा किया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम ले जाएंगे। तो आपको अभी तक हिमांशु से मिलने एक भी बार नहीं दिया? मिलने एक बार गई हूँ, बस 4 दिन पे मैं गई हूँ। उसको यहाँ पे मारा गया है, उसके हाथ में चोट, बेल्ट से मारा गया, हाथ पे यहाँ पे चोट के निशान मिला। देखो उन्होंने क्या बोला आपसे? बस यही बोला है कि मेरे को 24 घंटा तो टोर्चर के यहाँ पे मारा गया, बेल्ट पे से मारा गया, पुलिस वाले ने मारा गया।
मेरे हस्बैंड के साथ चोट के साथ। तो अभी आप आगे क्या सोच रहे हो, कैसे पुलिस से निपटेंगे? अब निपटेंगे जब पुलिस वाले बताएंगे तभी क्या सोचे, अभी क्या आरोप लगा है क्या नहीं, जब पता चलेगा तब तो उसके ऊपर लगाएंगे। पर आपको लगता है जो भी उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो किस हद तक सही है? कुछ सही नहीं है, सब गलत है, मेरा धार है, मेरे को पता है, मेरा हिमांशु मेरा बेटा है, सभी गलत से बस फंसाएगा नहीं। तो अभी आप उससे जेल में फ्रीक्वेंट मतलब बार बार मिलने दे रहे हैं कि बिल्कुल मिलने नहीं दे रहे? नहीं मिलने दे रहे। पुलिस कुछ बोल भी नहीं रही है? पुलिस तो कुछ बता ही नहीं रही, जब पुलिस के पास रहेगा बताने का बोलने का तब तो बताएगी, पुलिस तो झूठा आरोप में फंसाई है। आर यू एनी एक्टिविस्ट फ्रेंड? हाँ, मतलब यहाँ पे कई कलाकार दोस्त हैं, मैं भी कॉलेज ऑफ आर्ट की स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानती हूँ, सृष्टि को जानती हूँ, हमारी ही सीनियर है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि सृष्टि के साथ बहुत टॉर्चर किया गया है। हाँ, अभी जितना न्यूज़ में सुना है मैंने उस हिसाब से तो वैसे कोई मिलने तो दिया नहीं गया है हम में से किसी को भी, उनके परिवार वालों को भी नहीं मिलने दे रहे हैं। तो जो दिखा रहे हैं न्यूज़ वाले हम उस पर भरोसा तो कर ही सकते हैं। अभी ये सब बोल रहे हैं कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको अगवा किया गया है। हाँ, जो मैंने पहली वीडियो देखी थी जो मेट्रो से उठाया गया था, उसमें तो यही था कि कोई भी वहाँ फीमेल पुलिस नहीं थी, जो कि इलीगल है। और आफ्टर 6 आप किसी को उठा नहीं सकते हो, फीमेल ऑफिसर्स को, मतलब अगर फीमेल ऑफिसर नहीं भी है और वुमेन को उठा नहीं सकते हो आप, ये तो रूल है ही। फिर भी उस रूल का उल्लंघन किया गया है यहाँ पे और उठाया गया है उनको। तो अगर उनको अभी नहीं छोड़ते हैं तो आगे और क्या प्लान्स है, मतलब कैसे क्या करना? अगर प्रोटेस्ट होते हैं ऐसे और कई, तो मैं तो सपोर्ट में आऊँगी उनके लिए। तो हाँ, बस यही है। तो इन लोगों को टारगेट क्यों किया गया है, कोई वजह है इसकी? अब वजह तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि इनको मास्टरमाइंड बता करके कर रहे हैं, बट अगर आप आदित्य की वीडियो देखें तो उन्होंने अपनी वीडियो में यही बोला है कि हम शांतिपूर्वक मतलब पीसफुली ये प्रोटेस्ट करेंगे। अब वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं ना, उनके पास कोई प्रूफ है। उनको अगवाई किया गया है क्योंकि यूपी पुलिस ने ना ही कोई वारंट के साथ ना ही किसी कानूनी तरीके से उठाया गया है। अभी भी इतनी सुनवाई के बाद कोई एविडेंस नहीं है जो पेश किया जा रहा है। मतलब मैं सृष्टि को जानती थी, आज तो यही है ना कि अगर आप काले को काला भी कहें या जो गलत हो रहा है आपके सामने, अगर उसको भी लेके आप आवाज़ उठाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक क्या कहें, आप एक इंसान है, आपको महसूस होता है कि आज जितनी बुरी स्थिति में आज लोग अपना गुजारा करने को मजबूर हैं, उसके खिलाफ भी अगर आवाज़ उठाई जाती है तो उठा लिया जाता है। तो वही हुआ है, जो तमाम मज़दूरों को भी उठाया जा रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि उनका नहीं गुजारा हो रहा। 500 अभी तो आंकड़े भी पुलिस जो है वो पूरे दे नहीं रही है कि कितने मज़दूरों को उठाया गया, कितने लोगों को गायब किया गया है। क्या प्रोटेस्ट में आकृति थी? पर ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए ना। जैसे प्रोटेस्ट में होना ना होना, जैसे भारत को तो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है ना, कहा जाता है, और आज जितनी बदतर स्थिति में लोग रह रहे हैं, क्या ये एक मतलब इंसान होने का एक कर्तव्य नहीं होता कि आप जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलें? तो वो बोल रहे कि आपके पास सबूत है, उनके पास सबूत है, और सब बोल रहे मीडिया मैनिपुलेट कर रही है। तो आप इस चीज़ को कैसे साबित करोगे कि ये गलत है और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं? मतलब अभी तो यही है ना कि सारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको ज़रूरत ही नहीं है एविडेंसेस की, वो तो पहले अपना मीडिया ट्रायल चला रही है। तो कोर्ट की भी फिर हमें क्यों ही ज़रूरत है जब मीडिया खुद ही फैसले दे रही है टीवी न्यूज़ पे आकर। सारे एविडेंस जो हमारे पास मौजूद है उनके होने के बावजूद वो एक एविडेंस जो हमारे पास है वो नहीं दिखा रही है। जो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वो मीडिया हंट है, वो चलाया जा रहा है अभी। देखिए, अगर उनके पास एविडेंस है तो उनको प्रूव करना है, हमें अपना इनोसेंस थोड़ी प्रूव करना है। प्रूफ तो उनको करना चाहिए, ऐसे किसी लोगों को उठा लेंगे? हमारे देश में कानून क्या कहता है? इनोसेंट अंटिल प्रूफ गिल्टी। यहाँ तो उल्टा ही चला रहे हैं, गिल्टी अंटिल प्रूफ इनोसेंस। जिन लोगों को उन्होंने उठा लिया, सत्यम वर्मा को, हिमांशु को, आकृति को, हिमांशु और आकृति को मैं पर्सनली जानती हूँ, वो मेरी बेटी के क्लासमेट्स हैं। निहायत शरीफ, आदर्शवादी, स्टूडियस बच्चे हैं ये। और अगर वो मज़दूरों के समर्थन में आवाज़ अगर उठाई है उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो कहती हूँ कि यही हमारी शिक्षा का असली सबूत है। क्या आप दूसरों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं?
है ना। तो आप ये बोल रहे हैं कि हक के लिए आवाज़ उठाए इसलिए उनको उठा के ले गए? और क्या, और कोई वजह नहीं है, इसीलिए उठा के ले गए उनको। वो सवाल ही नहीं है कि कभी वो किसी वायलेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट में बिलीव करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस के भी हिस्से हो सकते हैं। वो हमेशा उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, यहाँ भी आते रहे वो, तो उनको तो ज़बरदस्ती वाले उठाने वाली बात है। ये जो पाक कनेक्शन बताया जा रहा है वो कितना सच? कनेक्शन तो बकवास है, मतलब ये मजाक कर रहे हैं हमारी जनता के साथ, हर चीज़ में पाक कनेक्शन क्यों होगा? क्या आपके मजदूरों की हालत खराब नहीं, आपको नहीं दिख रहा है? आप अंधे हैं क्या? आपको दिखाई नहीं देता? भूखे मर रहे हैं लोग। 10,000 12,000 में चला लीजिए आप अपना घर, चला के दिखाइए। फिर वो इंसान नहीं है क्या? हमारा देश मजदूरों किसानों का देश है, और ये जो बहरूपिया आके राज कर रहे हैं, उनका हक छीन के और बड़े बड़े पूंजीवादियों को की पॉकेट भर रहे हैं और इनका खून चूस के उनकी पॉकेट भरवाई जा रही है, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अभी जैसे हमने जितनों से बात की, सबने बोला कि उनको जेल में टॉर्चर कर रहे हैं, तो अभी अगर प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता तो आगे आप लोग क्या करने वाले हो? नहीं तो प्रोटेस्ट चलेंगे, हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, और कुछ वकील अपना केस भी तैयार कर रहे हैं, मतलब वो लीगल टीम अलग है, वो करेंगे लोग। अभी मुझे तो पता नहीं, मैंने देखा पोस्टर और मैंने कहा मैं अगर आ सकती हूँ तो कम से कम साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैम, एज सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जितने भी एक्टिविस्ट की बात हो रही है उनके पास एक लीगल टीम है, लेकिन उन्होंने कई मजदूर को भी जेल में डाला है जिनके पास शायद लीगल टीम नहीं है, तो उन पर आपका क्या कहना है? नहीं तो उनके लिए भी कोशिश होनी चाहिए, और मुश्किल ये है कि जो लीगल टीम्स आती भी हैं सामने, तो आजकल तो लॉयर को भी पकड़ के डाल रहे हैं जेल में। एक वकील गए थे किसी के लिए बेल कराने, तो वहाँ पे उसको जहाँ पे बेल रजिस्टर करने गए थे वहाँ पे पकड़ के उन्होंने अंदर कहीं कर दिया, ये मैंने सुना है। वो डरा दें, जितना वो इलीगली डिटेन करेंगे प्रोटेस्टर्स को, एक्टिविस्ट को, खासकर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर यंग एक्टिविस्ट एंगेज्ड हैं इन प्रोटेस्ट में भी। जो मानेसर और सोनीपत और पानीपत में प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनका मकसद यही है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को डरा दो ताकि वो ना उनको आगे भेजे ही ना। खासकर हमारी जो महिला साथी हैं उनको प्रेशराइज़ करना बहुत ईजी होता है, उनको इलीगली अब उनके घरों से डिटेन किया जा रहा है, तो क्लियर आम सी बात है कि उनकी फैमिलीज़ भी बहुत डरी हुई हैं इस वक्त। तो महिला साथियों को डराना और आसान हो जाता है, और जो साथी वल्नरेबल कम्युनिटीज आते हैं, तो इसका एक ये एम तो है ही कि वो आगे भी लोगों को डराएं। तो आप कभी क्या सोच रहे हैं इस आंदोलन के बाद? अगला स्टेप तो हमारा यही है कि हम लोगों को और अवेयर कर पाएँ कि कैसे इस वक्त डरना ज़रूरी नहीं है, इस वक्त एकजुटता में साथ आना ज़रूरी है, क्योंकि ये मज़दूरों की डिमांड बहुत जायज़ है और बहुत लंबे टाइम से चल रही है। उन्होंने अभी शुरू नहीं किया है, बहुत बार उन्होंने अपनी कंपनी के और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की भी कोशिश की, उसके बाद जाके वो सड़कों पे उतरे हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, मज़दूरों के साथ दमन बहुत वक्त से हो रहा है। हमारा अगला स्टेप यही है कि हम लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाए कि इस वक्त एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया और स्टेट नैरेटिव फैला रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान के आतंकवादी हैं और अर्बन नक्सल हैं, कैसे उस नैरेटिव को हम काउंटर कर पाएँ। जैसा कि आपने देखा, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। अब इस मांग को सरकार पूरी करती है या कोर्ट पे जाना पड़ता है, वो आगे देखते हैं। बाकी की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक।